क्या आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं? क्या आपका भी जीआरएफ नहीं हुआ है? तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि कसौधन है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जीआरएफ होल्डर पर। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखने जा रही हूँ जो कि लगभग हर उन विद्यार्थियों के मन में होगा जो शायद इस परीक्षा को देने जा रहे हैं या दिए थे और उनका कुछ नंबरों से नहीं हुआ था, या आप अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके शायद आज मैं आपको कुछ जवाब दे पाऊँ, क्योंकि एक समय पर मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया था और मेरा इस परीक्षा में सिर्फ कुछ अंकों से ही नेट रह गया था। तब मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी, तो मेरे मन में तो वैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे समस्याएं नहीं आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी मेरा एमए सेकेंड सेमेस्टर है, फिर थर्ड सेमेस्टर आएगा तो मैं फिर से दूंगी। और इस बार मेरी मेहनत कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए कि मेरा एमए थर्ड सेमेस्टर में मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका कि एमए फाइनल हो गया होगा और उन्होंने जीआरएफ की परीक्षा दी होगी और शायद कुछ अंकों से उनका जो एग्ज़ाम है वो नहीं क्लियर हुआ, या फिर कट ऑफ के वजह से उनका नहीं क्लियर हुआ, या पेपर बहुत हार्ड हुआ था इस वजह से नहीं हुआ। तो ऐसे में एक विद्यार्थी के मन में बहुत ही उनका मोटिवेशन लूज करने वाले आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो ऐसे ही विचारों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे अपनी इस वीडियो में। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उनके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि क्या मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया? तो ऐसा नहीं है, ये परीक्षा एक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। तो अभी से अगर आपका नहीं हुआ है तो अब आप दोबारा से, आपके पास जो 3-4 महीने का समय मिला है, इसको इतने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें कि आने वाला जो जून 2026 है उसमें आपका जीआरएफ अवश्य क्लियर हो जाए। आपका पूरा साल बर्बाद नहीं हुआ है, सिर्फ 4-5 महीने ही अब आपके पास बचे हैं। जनवरी वैसे भी बीत चुका है, फरवरी चल रहा है, तो अब आप आने वाले 3 से 4 महीने में अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो आपका जीआरएफ अब की ज़रूर हो जाएगा। दूसरा है कि बिना जीआरएफ के पीएचडी कैसे होगी? तो ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि पीएचडी करने के दौरान फीस काफ़ी लगता है, और अगर आप बिना जीआरएफ के पीएचडी अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जो शायद इतना फीस अफोर्ड ना कर पाएँ, तो आप दोबारा से तैयारी में लग जाइए और जीआरएफ आपका ज़रूर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि नेट तो हो गया, पर क्या इसकी कोई वैल्यू है? तो बिल्कुल, नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको देने के बाद अब आप, अगर आपका नेट हो गया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपका एमए फाइनल हो चुका है तो आप आने वाली भर्तियों पर अपना नज़र रखिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां अभी आएंगी, अभी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप जितने लगन से आप जीआरएफ की तैयारी करते हैं, तो अगर आपका एमए भी कंप्लीट है तो मेरा ऐसा मानना है कि साथ ही साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका जीआरएफ हो जाता है तब भी आपका अगला टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, और अगर आपका नेट हुआ है तो भी आपको जीआरएफ करने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिर्फ कुछ प्रश्नों से आपका जीआरएफ रह गया है तो आप जीआरएफ की भी तैयारी करते रहिए, साथ ही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैंने 3 बार दिया है नेट, 4 बार नेट दिया, मेरा नेट ही हुआ, मेरा जीआरएफ नहीं हुआ, या मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब देख लेनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जब अपना पहला अटेम्प्ट मैंने एमए सेकेंड सेमेस्टर में दिया था, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने भी काफ़ी दिनों तक टीचिंग किया हुआ है, और उसके साथ ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन से ही मेरा नेट रह गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब के साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले 3 से 4 महीने आपको दिन रात
मेहनत करके और आपको इस परीक्षा को क्रैक कर लेना चाहिए, ताकि आप इसी लूप में ना फंसे रहें। तैयारी और रणनीति से जुड़े भी आपके कुछ सवाल जरूर होंगे, जैसा कि सबसे पहले मुझसे कहाँ गलती हुई। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपसे जो गलतियां हुई वो आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं बता सकता है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपसे क्या गलती हुई ये आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करिए और पता करने की कोशिश करिए कि आपका पेपर 1 वीक रह गया या पेपर 2 वीक रह गया, या आपका दोनों स्ट्रांग था और पेपर का कट ऑफ या फिर पेपर हार्ड आया। क्या समस्या क्या रही है आपके साथ, आप इसको एनालाइज जरूर करिए। प्रश्न जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, मुझे पेपर 1 के लिए कम समय मिला या पेपर 1 मेरा वीक है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज शाम 4 बजे से मैं आपको अपने चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड से ले करके और मैं प्रयास करूँगी कि आपको हर यूनिट मैं आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको मैं सब कुछ वो चीज़ें पढ़ा सकूं जो कि मैंने खुद पढ़ी थी, मैंने नोट्स बनाया था, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको पेपर 1 के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और आप अपनी तैयारी को बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझते हुए और आपको आनंद भी आए और आप पेपर 1 को बहुत आसानी से पढ़ सकें। प्रश्न हो सकता है कि क्या मेरा स्टडी मटेरियल सही था। देखिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और उसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपका स्टडी मटेरियल एकदम अच्छा नहीं था, अब आपको और भारी भरकम किताबें ले आनी है, आप ढेर सारा किताब ला के रख लेंगे तो आप JRF क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इस बार अचानक से पेपर का जो पैटर्न था वो बदल गया और उसमें क्रोनोलॉजी के इतने क्वेश्चंस आ गए थे कि शायद कुछ ऐसे विद्यार्थी भी रहे होंगे जो कि पिछली बार सिर्फ 1-2 नंबर से रह गए और उस बार उनका बहुत सारा नंबर कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल ला के रख लेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपके पास जितने संसाधन हैं उनमें ही आप तैयारी करिए और बाकी आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ था। आप उस तरह से आप गूगल से, क्रोम से आप जो PDF अवेलेबल हैं आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल ला करके इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि आप भले ही बहुत सारी किताबें ला के रख लें, आप सब पढ़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न हो सकता है कि अगली बार के लिए फिर से शुरुआत कैसे करें। देखिए, इसमें 2 तरीके के विद्यार्थी हो सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी वो होंगे जो कि अभी एकदम शुरू से अपनी तैयारी को शुरू करने जा रहे हैं, जिनको शायद अभी सिलेबस तक ना पता हो, तो वो लोग पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। आप अपने सिलेबस को निकलवा करके जहां आप पढ़ते हैं वहीं अपने सामने लगा लीजिए, ताकि आप दिन रात सिलेबस को देखते रहें। और सबसे ज़रूरी है आप पहले सिलेबस को याद करें। देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, इससे ज़रूरी है कि आपको अपना सिलेबस पता हो, ताकि जब कोई टीचर आपको पढ़ाए या आप कहीं से पढ़ें तो आपको ये पता रहे कि हम अपनी तैयारी को सही से कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, अगर आप पहले से पेपर को दे चुके हैं, तो आपको पता है कि मेरी कमियां कहाँ हैं और मेरे स्टडी मटेरियल में क्या कमी है। कट ऑफ से बस 2-4 नंबर पीछे रह गया, अब क्या करें। तो देखिए, कट ऑफ इस बार का कट ऑफ भी हाई ही था एक तरीके से कहें, क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो काफ़ी कठिन था। भले ही मेरा JRF हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पेपर बहुत ही आसान था, नहीं तो कट ऑफ भी और ऊपर ही जाता। तो अगर आपका 2-4 प्रश्न से अगर रह गया है, अब आप फिर से तैयारी में लग जाइए और फिर से तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। क्या मैं इस एग्ज़ाम के लायक हूँ? देखिए, ये प्रश्न मेरे भी मन में एक समय पर आया था जब मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन से नेट रह गया था। क्योंकि मेरा नेट रह जाने का भी रीज़न था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पढ़ के ही इस पेपर को दे दिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय ज़्यादा समय नहीं था। मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरा वाइवा प्रैक्टिकल सब उसी में हो रहा था। इसी वजह से मैंने सिर्फ 1 महीने पढ़ के ही इस एग्ज़ाम को दिया और उस समय मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन से नेट रह गया था। तो फिर से मैंने जब तैयारी शुरू की तो बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी इतना, क्या मैं इस एग्ज़ाम को मेरे लिए देना सही है, क्या मैं इस लायक हूँ। तो मुझे भी लगता है कि आपके मन में भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ कर सकता है। ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं है कि आप कर ना पाएँ। अगला प्रश्न,
जेआरएफ की उम्र सीमा को लेकर के यानी कि एज लिमिट को लेकर के हो सकता है। तो खासकर जनरल कैटेगरी के लिए जिनका कि एज लिमिट होता है 30 ईयर्स तक ही आपको जेआरएफ मिलता है। तो आप पहले अपनी एज को देखिए कि क्या मेरे पास अब भी मौका है। अगर आप इसके अंदर हैं तो आप बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर देना चाहिए। बीच में आप गिव अप करके आपके मन में हमेशा के लिए हो जाएगा कि नहीं, मैं इसे कर सकता था या कर सकती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, तो आप अपने अंदर पछतावा ना करके आप दोबारा से तैयारी करिए। आप ज़रूर वो चीज़ हासिल करेंगे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत किए थे। अगर आपका ये प्रश्न है कि क्या नेट स्कोर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, अगर आपका नेट क्लियर हो गया है तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में जहाँ भी वैकेंसी निकलती है आप उस पर नज़र रखें। अगर आप टीचिंग के फील्ड में प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि क्या बिना जेआरएफ फेलोशिप के घर वाले पीएचडी करने देंगे, तो आपके घर की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वही आपको इस चीज़ का जवाब दे सकता है कि आपको खुद ही पता होगा कि क्या मेरे जो माता पिता हैं वो इतनी फीस भर पाएंगे या नहीं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर मेरा जेआरएफ ना हुआ होता तो शायद मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे घर वाले इतनी फीस भर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एज लिमिट है तो आपको जेआरएफ के लिए अभी तैयारी करती रहनी चाहिए। आप खुद से देख सकते हैं कि क्या बिना स्कॉलरशिप के आप रिसर्च का खर्चा खुद उठा पाएंगे। अगर आप उठा सकते हैं तो आपको बिना जेआरएफ के भी रिसर्च करने का मौका मिलता है नेट के द्वारा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या बिना जेआरएफ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, डीयू, बीएचयू में एडमिशन मिलना नामुमकिन तो नहीं है। तो देखिए, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा है, अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तब भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। ऐसा मैंने अपने सीनियर लोगों से सुना है। तो ऐसा नहीं है कि बिना जेआरएफ के आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ वालों को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको भी उस चीज़ के लिए रहेगा कि नहीं, अगर मेरा भी जेआरएफ होता तो मुझे पैसों की समस्या ना होती। तो इसीलिए मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपका एज लिमिट अभी है तो आपको जेआरएफ के लिए कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल इस बार को देखते हुए, इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो चेंज हो गया था कथन निष्कर्ष के बहुत सारे प्रश्न आने के बाद, तो आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि क्या अगली बार भी एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा। तो देखिए, पहले इतना आसान पेपर आता था, फिर उसके बाद से 2022 से लेकर के 2025 तक आप देखेंगे कि पहले के हिसाब से पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ था। और बीच में अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 का पेपर, तो वो पेपर आसान आया, जिसके बाद स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि हाँ, ये आई कैन डू इट। बट आपने देखा कि फिर से जो आपका दिसंबर 2025 का पेपर हुआ वो काफ़ी हार्ड हो गया। तो अब इससे ज़्यादा क्या ही पैटर्न बदल जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा कितना बदलेंगे, और इतना तो उन्होंने ऑलरेडी बदल दिया है। तो अब आप इसको समस्या के रूप में ना लेकर के इसको एक चैलेंज के रूप में देखिए कि इस चैलेंज को मुझे हर हाल में जीतना है, और परीक्षा का पैटर्न चाहे जो हो, आप इस तरह से पढ़ाई करिए कि इस बार आप जेआरएफ लेकर के ही रहेंगे। नई चीज़ों को पढ़ना आसान होता है, लेकिन उसी सिलेबस को बार बार पढ़ना अपने आप में एक चुनौती के समान होता है। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि उसी चीज़ को दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना तो हर हाल में ही पड़ेगा। अगर आपका जेआरएफ भी हो जाता है तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको फिर से ये सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हार मत मानिए, आप फिर से पढ़ाई में लग जाइए। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस एग्ज़ाम में, फिर मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ही जवाब हो सकता है कि आपका पेपर 1 जो है वो आपको दोबारा से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि पेपर 1 में अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, और अगर आपने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बार
बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिनका पेपर 2 में 70+ क्वेश्चन सही हुआ है, लेकिन पेपर 1 में उनका नंबर कम हो गया और इसी वजह से उनका जीआरएफ नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको पेपर 1 पे और ध्यान देना चाहिए। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि क्या मुझे किसी कोचिंग की ज़रूरत है या घर पर पढ़कर ही हो जाएगा, तो देखिए, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी और मेरा जीआरएफ हो गया, तो इसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि कोई कोचिंग लेना कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आपको कोचिंग लेना ही है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं बिना कोचिंग के ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं। आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं पेड क्लासेस में, आप ले सकते हैं। एक से एक बेहतरीन टीचर्स आजकल आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं उनकी क्लासें। लेकिन मैंने इन रास्तों को खुद पार किया है और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पर्याप्त किताबें भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैंने अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से पहले वहाँ से कुछ किताबें घर लेकर के आए, फिर उनको पढ़ करके उनसे नोट्स बनाया, फिर उन किताबों को रिटर्न करके और फिर से दोबारा से किताबें लिया और इस तरह से पढ़ते पढ़ते मैंने पूरे नोट्स बनाते बनाते मैंने जीआरएफ क्लियर किया। तो ये मत समझिएगा कि कोई चीज़ नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। चाहे आप किताबें ले करके करें, चाहे आप पेड बैच ज्वाइन करके करें या आप फ्री रिसोर्सेज से करें। बस इतना है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक फ्री क्लास से तैयारी करना चाहते हैं तो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं, ढूंढ के मेहनत करके नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रंग जरूर लाती है एक ना एक दिन। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिए, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके मन में इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे बिना किसी संकोच के आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।